सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल ये है कि मैं घबराना शुरू हो गया था, परेशान होना शुरू हो गया था। हर हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा बुरे हालात में उनको हुकूमत मिली और सबसे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। खान साहब कहते हैं कि 6% की ग्रोथ रही उनके दौर में। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुए। उससे पीछे पीपल्स पार्टी के आप देख लें तो वो कहते हैं कि मुल्क को बहरान से निकाला ही हमने था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हम ठीक करके गए थे। अगर हम जैसे लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं तो अवाम का क्या होता होगा, जो कि हमारी तरह बहुत ज़्यादा अखबार भी नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा टीवी भी नहीं देखते। वंस एंड फॉर ऑल मैं ये चाहता हूँ कि उनको समझा दिया जाए कोई 2-4 मोटी मोटी चीज़ें, जिससे एक पता लग सके कि क्या माजी हमारा शानदार था कभी भी, और दूसरा ये कि अब जब कहा जाता है कि सब बेस्ट हो गया है तो वाकई बेस्ट हुआ है या नहीं। सर बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जो हुकूमत आती है वो ये बात नहीं करती कि हमने किया क्या, वो कहते हैं हम छोड़ के कैसे गए। उस चीज़ के ऊपर गौर होता है कि हम तो ऐसे छोड़ के गए थे, आपने ख़राब कर दिया उस चीज़ को। तो सर देखें, आप और मैं तो सर इस चीज़ को अनपैक करते रहेंगे तो सर हम खुद अनपैक हो जाएंगे, हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने शो पे आज बुलाया डॉक्टर फाद अली को, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं लॉ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने का। और यही अली का जो सवाल है कि अवाम जो है उनको वो क्या, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको वो देख के कह सकते हैं हाँ यार वाकई में मज़ा आया। बहुत शुक्रिया अली का और असद आपका कि आपने मुझे दावत दी स्टूडियो में आने की। देखें, कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ तो जो इंडिकेटर्स हैं वो उसको हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके अंदर अगर कमी वाक़ई हो या उनके अंदर वो स्टेबलाइज हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि इकॉनमी में कुछ हद तक बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है अफरात ज़र, इन्फ्लेशन। तो हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों में इन्फ्लेशन जो थी वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रही, बल्कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे गई। तकरीबन 40%, 38-40% इन्फ्लेशन यहाँ पे रही। तो उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर अब कमी वाक़ई हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं। इन्फ्लेशन सिर्फ आप समझ लें कि कीमतों की बढ़ने की रफ्तार को मापने का एक तरीका है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन अब काबू में आ गई है तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कीमतों ने गिरना शुरू कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो रफ्तार बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि कीमतें नहीं बढ़ रही तो एक इकॉनमी जितने बुरे हालात में थी तो हम उनसे ये कहेंगे कि जी अच्छा ये एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर ये पूछें तो उसके अंदर अभी भी उसको जो चढ़ी हुई कीमतें हैं उन्हीं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आटा, दाल, रोटी जो है वो अभी भी महंगा है, उसके अंदर उसमें आसानी नहीं आई। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास जो एक और एक अहम इंडिकेटर होता है वो ये होता है कि आपका एक्सचेंज रेट कैसा है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं। और वो भी हमने देखा कि हमारा एक्सचेंज रेट जो था वो बहुत अनस्टेबल हो गया था और वो 300 से वो डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत जो थी वो 300 रुपये से बढ़ गई थी, फिर वो नीचे आया और अब वो 280 के ऊपर स्टेबलाइज हो गया। तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये बहुत अहम हैं। फिर दूसरी ये कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अपने कंट्रोल में नहीं। एक बहुत अहम जो चीज़ है वो पाकिस्तान के अपने कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह एक नेट ऑयल इंपोर्टर है तो इसको रिलाई करना पड़ता है अपनी मईशत का पहिया चलाने के लिए ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर। और अब हम जो है एक ज़माने में हम कुदरती गैस के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर हम खुद कफ़ील होते थे, वो भी अब हम खुद कफ़ील नहीं रहे। अब हम नेट गैस इंपोर्टर भी बन गए हैं तो हमें LNG वगैरह जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब इन दोनों की कीमतें जो हैं वो हम मुल्क के अंदर नहीं सेट करते हैं, हम मुल्क से बाहर सेट करते हैं। और हुकूमत के पास
एक ज़माना ये था कि जी अच्छा ये मैं आपको सन 2000 से पहले की जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे होता था कि जी जिस मर्ज़ी कीमत पे भी ऑयल इंपोर्ट होगा या गैस होगा, उसकी कीमत जो है वो वफाकी हुकूमत सेट करती थी और वो वहाँ पे एक सब्सिडी देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन फिर जो है हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता था। IMF के अंदर रिफॉर्म्स और वर्ल्ड बैंक के इन जो आलमी मालियाती इदारे हैं, इनकी तरफ से जो प्रेशर आया, उन रिफॉर्म्स के अंदर हमने इस कीमत को सेट करना छोड़ दिया वफाकी हुकूमत ने, और आहिस्ता आहिस्ता इसको डीरेगुलेट करते गए। तो अब हमें उन कीमतों का इतलाक़ करना पड़ता है मुल्क के अंदर भी, जो कि इंटरनेशनली सेट होती हैं। तो अब वफाकी हुकूमत के पास वो स्पेस भी नहीं रही कि वो आवाम को इसके ऊपर सब्सिडी दे सके। तो एक ये है कि जी ये हमारे चूँकि कंट्रोल में नहीं रहता, तो और ऑयल प्राइसेस जो हैं या गैस की प्राइसेस जब बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर बढ़ती हैं तो उसका शॉक जो है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें अपने मुल्क के अंदर भी नज़र आता है। अच्छा, ये आपने इन्फ्लेशन और फॉरेन जो वो है करेंसी मतलब या अपनी उसकी जो स्टेबिलिटी है उसका आपने बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और होती है ट्रेड डेफिसिट, वो अपने नाम से ज़ाहिर है, मतलब अगर आप चीज़ें एक्सपोर्ट कम करते हो और इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो वो ट्रेड डेफिसिट में जाता है। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगेन वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या होता है? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर ट्रेड डेफिसिट आता है और कुछ और जो पेमेंट्स होती हैं जो बाकी दुनिया के साथ, वो उसके अंदर शामिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको लीड जो होता है वो ट्रेड डेफिसिट ही करता है। तो वो उसका बेशतर हिस्सा जो है वो 90% मेरे ख्याल में, उससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। तो हमें एक हमारे पास हमने जो एक साथ देनी होती हैं लोन की, वो उसमें शामिल नहीं होती, वो फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, वो एक सेपरेट अकाउंट में मेजर करते हैं। तो वो जिसको दोनों को मिला के फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट का भी, अब देखें ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी एक हमारे पास एक मसला होता है कि उसको भी हम बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी के अंदर उसको मैनेज करना एक हमारे पास एक चैलेंज होता है, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट को एक्सपैंड होने नहीं दे सकते। हमने देखा कि जी 2013 से लेके जो 2018 तक की PMLN की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट जो था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और उसकी वजह ये होती है कि जब जो ट्रेड डेफिसिट अगर एक्सपैंड कर जाए या वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो आपके पास आपको उसको पे करने के लिए कहीं ना कहीं से डॉलर लेने पड़ते हैं। तो फिर आप डॉलर चूँकि वो कमा नहीं सकते अपनी एक्सपोर्ट से भी और रेमिटेंसेस से भी, तो आपको ये कर्जे की मद में मांगने पड़ते हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वो टाइम फ्रेम दे दिया। अब ये मियाँ साहब की जो हुकूमत थी 2017 तक, उसमें अगेन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा था, और जब ग्रोथ शो कर रहा था तो वो ज़ाहिर है वो इम्पोर्ट की वजह से थी, और उसकी वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट और दीगर डेफिसिट्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा हो गए, जिसके बाद फिर उस दौर में तो डॉलर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही मिफ्ता साहब आए तो एक फ़ायर फाइटिंग किसी सिचुएशन थी, फिर खान साहब की हुकूमत आई, वो फायर फाइटिंग चलती रही। उसके बाद 2021 के करीब जाके खान साहब ने भी वही किया कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा शो की और उसकी वो इम्पोर्ट लेड थी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने पहले हमने इम्पोर्ट बंद की, बिल्कुल, फिर हमने बड़ा उसको अब कंट्रोल के साथ खोला हुआ है, लेकिन अब वही ख़बरें आ रही हैं कि जी हमारा तो जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% से भी कम है, बल्कि फ़र्स्ट क्वार्टर में शायद 0.9% है। तो अब इसको बढ़ाना है। अब जब ये बढ़ाएंगे तो उसी तरह इंपोर्ट खोल के बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा वो दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट वाला मसला बन जाएगा। तो हम तो एक लूप में हैं। एक हुकूमत किसकी है, इससे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जी अच्छा, ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे होता क्यों है। देखिए, हमारे यहाँ जो आप इसको कुछ लोग कहते हैं कि जी ये आप 90 की दिहाई में चले जाएं तो आपको यही कहानी मिलती है, लेकिन जो हमारे पास ये जो आपने कुछ बयान किया कि जी अच्छा जिसमें डॉलर को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जाती है और फिर इंपोर्ट खुलती हैं वगैरह वगैरह, असल में इसको इस तरह से समझते हैं कि जीडीपी जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जो मईशत का एक साइज़ हमें बताता है कि जी अच्छा वो क्या, उसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर एक होती है कि प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन कितनी है, कि जो घरों के हद तक जो है लोग वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या गाड़ियाँ कौन सी ख़रीद रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। फिर होता है कि इकॉनमी के अंदर, मईशत के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। ठीक
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे इन्वेस्ट कितना कर रहा है, और हमारे पास तीसरी चीज़ होती है हमारे पास गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर, कि वो इकोनॉमी के अंदर कितना स्पेंड करी है, गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर कितना है। और जो चौथी चीज़ है वो आपके पास जो उसका ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस जो होता है, वो इकोनॉमी के हुजम को, जीडीपी जिसको हम कहते हैं, उसको डिफाइन करता है। असल में हमारी इकोनॉमी में एक इशू ये रहा है हमेशा से, जिसको हम हम उसका अगर एक स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें स्ट्रक्चर में ये है कि जी जो हमारे प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 82% जो है इकॉनमी का, 82-83%, कई सालों में, कुछ सालों में ये 85-86% तक भी पहुंच गया, लेकिन 82-83% जो है वो सिर्फ प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन है। ठीक है, तो यानी कि इकॉनमी बेसिकली चलती है कि हाउस होल्ड जो हैं वो कंज्यूम क्या करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कंजम्पशन, अगर उनकी किसी कोई ऐसा क्राइसिस आता है जिसमें, और जब अफरात ज़र का क्राइसिस आता है, इन्फ्लेशन का क्राइसिस आता है, एक्सचेंज रेट का क्राइसिस आता है, इन सब के भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो सबसे पहली चीज़ इम्पैक्ट करती है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन होती है, उसमें वो अपनी कंजम्पशन को खींच लेते हैं। तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको फौरी तौर पे जीडीपी के ऊपर भी नज़र आ जाता है कि वो उसकी रफ्तार या तो स्लो हो जाती है, या वो सुकड़ जाता है, या वो उसके अंदर क्या कहते हैं, उसका साइज़ जो होता है वो कम हो जाता है। तो हमारे पास तो हमारी हुकूमतों में भी जो एक पॉलिसी रही है, जिसका मैं पहले इशारा करा था कि लोग कहते हैं कि ये आप 2000 से पहले भी चले जाएं, 90 की दिहाई में भी शायद इसी किस्म की पॉलिसियाँ थीं, या 80 की दिहाई में भी इसी किस्म की पॉलिसी थी। लेकिन ये जो एक पॉलिसियाँ रही हैं जनरल मुशर्रफ के दौर से, जब उनके वज़ीर ख़जाना शौकत अज़ीज़ थे, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर भी वो रहे थे, उस दौर में ये हो रहा था क्योंकि हम चूँकि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर का हिस्सा थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इमदाद, हमारे जो बहुत सारे लोन एग्रीमेंट्स थे वो रीनिगोशिएट हो गए, रीस्ट्रक्चर हो गए, उससे हमारी हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस बहुत बढ़ गई, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा इमदाद हमें उन 8-9 सालों के अंदर बाहर से आई। तो हमारे पास, तो हमारे जो रुपी को, जिसे आप कहते हैं, उसको एक आर्टिफिशली स्ट्रॉन्गर लेवल के ऊपर मेनटेन किया गया। ठीक है, तो उस इनफ्लो की वजह से, उस इनफ्लो की वजह से ये हुआ कि जब आपके पास ज़ाहिर बात है कि रुपी स्ट्रॉन्ग होता है और डॉलर उसके मुकाबले में वीक है, तो आपकी इंपोर्ट जो होती है वो सस्ती हो जाती है और एक्सपोर्ट डिस्करेज होती है। एक्सपोर्ट डिस्करेज होती है। तो हमने उस टाइम के ऊपर, अच्छा उससे ये हुआ कि जी अच्छा उससे एक उस चूँकि वो एक आर्टिफिशियली आप उसको स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, तो उससे एक कंजम्पशन का बूम भी आया उस टाइम के अंदर। उस पर इकॉनमी के अंदर हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस थी, वफाकी हुकूमत के पास, तो फिर गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर भी इकॉनमी के अंदर था, इन्वेस्टमेंट भी हुई, तो उससे इकॉनमी में जो थी वो ग्रोथ आई। लेकिन वो ग्रोथ जो थी वो सारी की सारी जो थी, हम जिस तरह इकोनॉमिक्स में एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि वो इट वॉज अंडररिटन बाय फॉरेन इन्फ्लोस, यानी कि बाहर से जो पैसा आ रहा था, ये नहीं था कि इकोनॉमी के अंदर हमने कोई ऐसे रिफॉर्म्स कर दिए थे जिसके अंदर से हमें लगे कि जी अच्छा, वो अगर पैसा बाहर से ना आता तो इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो ना कर पाती जो उस टाइम पे हुआ। लेकिन वहाँ से जो है एक, जिसे कहते हैं ना, एक आप देखेंगे जी, जादूगरों को पाकिस्तान के अंदर जो माशी जादूगर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उनके हाथ में एक करतब आ गया कि रुपी को किसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग रख लेंगे डॉलर के मुकाबले में, तो आप इससे एक शॉर्ट टर्म के अंदर कंजम्पशन लेड बूम जो है इकोनॉमी के अंदर जनरेट कर सकते हैं। यही हमने काम 2013 से 18 के दौरान देखा कि जी अच्छा, वहाँ पे उस वक्त तो हमें उस वक्त भी हम IMF के एक प्रोग्राम में थे, लेकिन जैसे ही उस प्रोग्राम से निकले तो हमने देखा कि जी गवर्नमेंट ने जो एक रुपी को जो था उसको स्ट्रेंथन रखा। डार साहब के बारे में मशहूर था उस दाने में कि वो कहते थे कि जी अच्छा, मैं इसको 100 से ऊपर नहीं आने दूंगा। अखबारों में ख़बरें जो आती थी, हमने भी वहीं से पढ़ा कि जी वो ये कहते थे कि जी अच्छा, इसको किसी सूरत भी 100 से ऊपर नहीं आने देना। और उसमें ये हुआ कि जी अच्छा, जब 100 रुपये का डॉलर था, इकॉनमी के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी था, तो ये एक आर्टिफिशियल एक बूम क्रिएट हुआ, कंजम्पशन लेड बूम अगेन। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर, लेकिन वो किस तरीके से आपने उसको स्ट्रेंथन रखा, आपने उसको रखा पैसे बोरो करके। या तो आप उसको रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाते अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ा के, अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ा के, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने ये पैसे बोरो किए, कुछ हमने यूरो बॉन्ड्स फ्लोट किए, उसकी मद में हमने पैसे किए, फिर हमने चाइना से बेतहाशा कर्जा लिया, उसमें जो फॉरेन इन्फ्लोज आए, उन सब तरीक़ों से मिल मिला के हमने एक रुपी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखा, जिसकी वजह से, लेकिन वो ये पॉलिसी जो है ये कुछ ही अरसे तक चल सकती है, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। और उसका फिर वो इफ़ेक्ट ये हुआ
कि हमारे पास जो इसी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में PLN की हुकूमत में ही हमारे पास हमारी तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमें जिसका सामना करना पड़ा। तो उससे निपटने के लिए हमें फिर IMF के पास जाना है। बल्कि ये मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि 2017 के अंदर जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद थे फाइनेंस के हवाले से, उन सब के ऊपर ये हकीकत बड़ी अच्छी तरीके से आयान थी अंदर खाने, वो यही मेरे ख्याल में उनके अंदर ये हकीकत बहुत अच्छी तरीके से आयान थी कि 2018 के अंदर हमें IMF के पास जाना है। अच्छा, आपने जो एक मेरा ही सवाल उसका कुछ पोर्शन का आपने जवाब दे दिए, जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात की कि वो डॉलर को रोक के बैठते हैं। वो अब आप शुरू हो जाएं सागडार साहब से, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर, शौकत तरीन, फीस शेख साहब, सारे जो हैं, और अब करंटली जो हैं औरंगज़ेब साहब, अब इन वो सब अपनी तरफ, और औरंगज़ेब साहब क्योंकि उनका बैकग्राउंड ज़रा डिफरेंट है, वो एक बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, वो ज़रा दोनों फील्ड्स जो उसको समझते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो सवा साल की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये आपको कोई ऐसी इंडिकेशन है कि ये ज़रा डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं? सवाल असल में मेरा ये है कि जैसे आपने कई दफ़ा कहा कि इट्स मोर ऑफ द सेम। 13 वाली चीज़ जो हुई वो हमने 18 में रेप्लिकेट होती हुई देखी, 2008 की कुछ चीज़ें हमने 13 में होते हुए देखी। क्या 2024 की जो गवर्नमेंट है ये कोई लेसन सीखी है कि जी हमने वो चीज़ें नहीं करनी और ये चीज़ें करनी? और क्या ये जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको लगता है केपेबल हैं कि वो उन चीज़ों से टक्कर मार सकते हैं कि जी हमने ऐसे नहीं करना और ऐसे करना है? देखिए, मेरे ख्याल में ना इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये बिल्कुल गलत भी हो सकती है, लेकिन जो भी मेरी नाकिस राय है, जो मेरा अपना ज़ाती तौर पे तज्ज़िया है, मेरे ख्याल में इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि वो जो पॉलिसी लीवर्स हैं उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छेड़ सकें। ठीक है, तो ये अभी हम बहुत सख्त किस्म के IMF के प्रोग्राम के ऊपर हैं। हम अब ने ये भी देखा है कि पिछले देखिए IMF के साथ हमारी कोई जो डीलिंग्स हैं वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, कोई पता नहीं 24वां या 25वां प्रोग्राम है, अब तो मुझे गिनती भी भूल गई है कि हम कितनी दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं। लेकिन एक ज़माना होता था कि हम IMF के पास जाते थे तो वो इस तरह से होता था कि जी, मतलब मुझे खुद एक फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू किया अपने किसी इलाके में, उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं IMF के जब प्रोग्राम में गया तो वो उनके पास उन्होंने उनका IMF के अपने मुंह से ये कहना था कि जी अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो लेकिन ये वो टाइम था जब पाकिस्तान जो था वो वॉर एंड टेरर का हिस्सा था। पाकिस्तान का जो था वो उसमें एक अमेरिका के जो सारी उनकी पॉलिसी थी यहाँ पे उसका एक अहम हिस्सा था वगैरह वगैरह। तो उस ज़माने में हमारे पास लीवे बहुत होता था। वो हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ जो हमारे पास वो स्पेस थी वो सुकड़ती गई है, और IMF की शराइत जो हैं हमारे पास वक्त के साथ साथ सख्त से सख्त होती गई हैं। तो अभी हम तो बहुत ही सख्त किस्म के IMF के प्रोग्राम में हैं, और इसके अंदर मेरे ख्याल में इस हुकूमत के पास गुंजाइश बिल्कुल। इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाद अली। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि IMF के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, आप कह रहे थे वो ये वाला प्रोग्राम जो बड़ा सख्त प्रोग्राम है, 24-25 प्रोग्राम शायद हो गए, इससे ज़्यादा शायद हो गए, लेकिन ये वाला बहुत सख्त है। तो ये हुकूमत वक्त को बड़ा कम रूम देती है अपनी कोई पॉलिसी साजी करने की। लेकिन ये एक लिहाज से अच्छी बात भी नहीं है कि ये जो भी मैक्रो इकनॉमिक में इंडिकेटर्स जो बेहतर हुए हैं ये उन्हीं की पॉलिसी की वजह से हुए हैं, वरना इससे पहले जब हम अभी प्लान में नहीं थे और डार साहब भी जब हेड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं देख लूँगा IMF को, तो हमारे हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। मतलब इन्फ्लेशन अगर 38% से 4.5% पे आई है तो उसमें IMF को ही क्रेडिट जाता है ना, कि उसमें हमें तो कोई क्रेडिट नहीं जाता। जी देखें, वो जिस किस्म की पॉलिसियाँ वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं, और ये मतलब ये कोई ढकी छुपी सी बात नहीं है या कोई सीक्रेटिव किस्म का प्लान नहीं है। अगर आप IMF के वेबसाइट पे जाएं और उनसे वहाँ पे जाके सर्च करेंगे जी IMF किस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाने को कहता है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी तफसील मौजूद है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी अच्छा हमारे पास जो बेसिक उसका एम होता है वो ये होता है कि डिमांड को कंप्रेस करना है। उनके ख्याल में कि ये इकॉनमी के अंदर जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसके अंदर इसकी वजह ये है कि जी इकॉनमी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यही चीज़ें जो हैं वो बाकी इन्फ्लेशन और चीज़ों को प्रेशर में डालती हैं, तो इसको कम करना है। तो इसको जब कम करते हैं, जिसमें एक उसके कुछ एलिमेंट्स है कि जी अच्छा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फर्म्स के लिए बहुत बढ़ जाती है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते फिर। तो इन सारी पॉलिसियों पर अमल पैरा होने से
इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और ये जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में भी IMF जब कहता है जिसके प्रोग्राम में और उनको ये पॉलिसियों पर अमल करना पड़ता है तो इकॉनमी इसी तरीके से स्लो डाउन हो जाती है। हमारे पास जो इकॉनमी का एक और भी स्लो डाउन होने की वजह है कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें कि IMF के प्रोग्राम में जब हम नहीं भी होते तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की तरफ, पब्लिक सेक्टर दोनों की इन्वेस्टमेंट की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा शेयर है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम ये हमारा कोई आप समझ लें कि प्राइवेट और पब्लिक मिला के कोई 10-12% बनता है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत कम है। इस इतनी लो इन्वेस्टमेंट के साथ हम इकोनॉमीज़ जो हैं वो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो तरक्की कर सकें। तो इस हुकूमत के पास भी जो चूँकि स्पेस कम है इस जब तक हम इस प्रोग्राम में हैं, और ये मेरे ख़्याल में अभी तो ये दूसरा बजट आया है इस प्रोग्राम के अंदर, एक और बजट भी इस प्रोग्राम के अंदर आना है जो कि 2026-27 का बजट होगा। तो 27 के बाद जो बजट आएगा, 27-28 का जो बजट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि जी इस हुकूमत की डायरेक्शन जो है उसके पास अगर हम उस वक्त एक और खुदा ना खास्ता IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो फिर हमें पता चलेगा कि हुकूमत की जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है ग्रोथ के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से वो क्या है और उसकी तरजीहात में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये इस दफ़ा जो बजट आया है उसके बारे में अक्सर इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि वो ना भी आता तो खैर थी, टू बी कंटिन्यूड लिख देते हैं, मतलब जो पिछले वाले कोई चलाई जाएँ। तो ये मतलब अगेन मुझे तो बजट के जो फॉर्मेट है उसके भी एतराज़ है कि एक ग्राफ हो जिसमें नंबर्स लिखे हों, आपको पता लग जाएगा कि अगर टैक्स सिगरेट पे बढ़ गया है तो इसका मतलब डिस्करेज कर रहे हैं, अगर कम हो गया तो इसका मतलब इनकरेज कर रहे हैं। वो जो तहरीरें लिखी होती हैं बीच में कि हमारी एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, ये बताने की क्या ज़रूरत है? मतलब नंबर्स से पता लग जाएगा कि रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में जो ये बजट आया था अगर उसके ऊपर एक इसी तरह का कुछ चंद कागजात के ऊपर चंद टेबल्स ही दर्ज होते तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जानी थी। लेकिन अब बस वो तकरीरें करनी पड़ती हैं और क्या कहते हैं वो खाना पूरी जो है वो मेरे ख्याल में वो करना ज़रूरी है। लेकिन ये बजट जो है जिस तरह से अब देखें जिस किस्म का बजट आना चाहिए या जो हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए हमें कहीं से वो नहीं मिलता। इसको देख के ये नहीं मिलता कि पता चलता कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, और उसकी वही वजह है कि हम IMF के एक बहुत सख्त प्रोग्राम के अंदर हैं। तो देखें उसके एक बजट किस तरह का बजट होना चाहिए था। मेरे ख़्याल में एक बजट होना चाहिए था जिसके अंदर 3 चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए था, एक एजुकेशन के ऊपर, एक हेल्थ के ऊपर, एक सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि हम बजट आने से कुछ दिन पहले ही हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने हमें बताया, हमें पॉवर्टी के नए नंबर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में हमें तफसीलात से आगाह किया। अब उन्होंने ये किया क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ये पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए पॉवर्टी मेजर करती है। तो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है यानी कि बैनुल-अक़वामी ख़त गुरबत जो है उसको रिवाइज़ किया, उसको अपडेट किया। तो और पिछले और इन्होंने ये कोई 2018-19 के बाद से किया, तो पिछले कुछ सालों के अंदर इन्फ्लेशन आई है दुनिया भर में, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को अकाउंट करके उन्होंने एक नई इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वो उसको इस्टेब्लिश किया। और वो मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ पॉवर्टी लाइन होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो उसको किस इनकम कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, हाई इनकम कैटेगरी के अंदर, लो इनकम कैटेगरी के। तो पाकिस्तान लो मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर है। और इन ममालिक के लिए ख़त गुरबत जो है अब वो 4.20 डॉलर के ऊपर है। तो इस नंबर के बाद पता चलता है कि जी हमारे पास कोई 45% लोग, 44.7% लोग जो हैं, 45% लोग कम से कम ख़त गुरबत से नीचे रहते हैं या उसके ऊपर या उससे नीचे रहते हैं। तो ये तकरीबन 11 करोड़ लोग बनते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह 16.5% जो लोग हैं जो कि $3 से कम, जो इंतहाई एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, इंतहाई गुरबत के अंदर रहते हैं, वो कोई 16.5% लोग हैं। तो ये कोई 4.5 करोड़ लोग बनते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये नंबर्स जो हैं पिछले 5-6 सालों में कम होने की बजाय ये बढ़ गए हैं। तो इस मौके के ऊपर तो अच्छा एक और भी बात जो हम ये बात कहते रहते हैं कि जी अच्छा पाकिस्तान के अंदर
जो इकॉनमी पाकिस्तान के अंदर जो एज अ मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो पढ़ाने लिखाने से भी है, मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हूँ, कुछ मेरा तहरीर व तहकीक से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर तहकीक करने में सबसे जो माशियात के ऊपर तहकीक करने में एक सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास डेटा जो होता है वो अपडेटेड नहीं होता। तो हमारे वर्ल्ड बैंक ने भी ये जो अपने जो पॉवर्टी के नंबर्स हैं ये जिस डेटा के ऊपर बेस किए हैं वो 2018-19 का डेटा है। उसके बाद वो डेटा जो था वो हर 2 साल बाद अपडेट होना चाहिए था, यानी कि 2020-21 में वो अपडेट होता, फिर वो 23-24 में अपडेट होता, और अब तो उसकी एक तीसरी वेव आनी चाहिए। लेकिन वो उसको हम हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं या हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये 2 सर्वेज होती हैं जो कि हुकूमत हर 2 साल बाद करती है। तो ये हमने 2018-19 से नहीं किया। तो उन्होंने अपना जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी कैलकुलेशन जो है वो 2018-19 की डेटा के ऊपर किया। और कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि जी अगर ये नया डेटा आ जाए, ठीक है, जो अगर नया हुकूमत सर्वे करती है तो हमारे पास पॉवर्टी के नंबर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4-5 सालों में हमें 2022 के अंदर एक बहुत वसी पैमाने के ऊपर सैलाब की तबाही का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है वो बढ़ी गई है ऐसी चीज़ों की वजह से, बनिस्बत कम होने की वजह से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि आपने कहा कि जी बजट ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको ज़्यादा ड्रिवन होना चाहिए था एजुकेशन की तरफ, उसको हेल्थ की तरफ। साथ ही आपने ये कहा कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके पास रूम भी बड़ा कम था। लेकिन अगर सरकार अपने ख़र्चे कम करे तो इसमें IMF को क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, IMF को तो कोई भी इतराज़ नहीं होगा। सरकार को अपने जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जी देखें वो रूम क्रिएट करना कहीं पे ज़रूरी है। अब देखें हमारे पास भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब मैं जब सरकार की बात करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नहीं, क्योंकि सूबाई हुकूमतें भी इसके अंदर शामिल हैं, तो वो भी सरकार का ही हिस्सा ही होती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ पार्टी की हों, लेकिन वो आम आवाम के लिए तो वो सब कुछ सरकारी का हैसियत रखती है। तो वहाँ पे भी हमें ये देखना चाहिए कि जी वहाँ पे भी अगर हमारे पास रूम निकल सकता है कि ख़र्चे कम करके। और दूसरी बात ये कि अभी हमें शायद ज़रूरत नहीं है कि जी हम जो हैं वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं वो इस सूबे के अंदर या इस शहर के अंदर करें या किसी और शहरों के अंदर। हमें शायद सिर्फ एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ देखने की ज़रूरत है कि अगर गुर्बत इतनी बढ़ गई है तो लोगों को सोशल प्रोटेक्शन। अब मैंने कुछ अपने जो नंबर्स अदादो-शुमार किए, जो एक अंदाज़ा लगाया वो ये था कि देखें हम एजुकेशन के ऊपर इस मार्च 25-26 के अंदर हम 1% से कम, कुछ कम, मेरे ख्याल में 0.96% मेरा एस्टिमेट आया था, हम इतना खर्च करेंगे पूरे मुल्क में पाकिस्तान में तालीम के ऊपर। ये मैंने वफाकी हुकूमत जो तालीम पे पैसे खर्च करती है उसका और जो 4 सूबाई हुकूमतें हैं उनका अंदाज़ा लगा के। इसी तरह हम हेल्थ के ऊपर कोई 1% से थोड़ा ज़्यादा खर्च करेंगे और सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर हम 1.6% के करीब जो है इसके ऊपर। तो हमारे पास ये जो एस्टिमेट होना चाहिए उससे बहुत कम है, और अगेन प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे एक ब्रेक के ऊपर। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा, ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ये बात हो रही थी कि प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की क्या है। हेल्थ का आपने बता दिया, एजुकेशन का बता दिया, सोशल वेलफेयर का बता दिया, बजट की भी बात हो रही थी। अब बजट के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो होता है, जो सिर्फ बजट में ही डिस्कस होता, पूरे साल डिस्कस हो रहा होता है, वो टैक्स कलेक्शन, टैक्स नेट, टैक्स के अंदर क्या करना है, फाइलर, नॉन फाइलर। अब आवाम में जो भी हो वो वन वे और दी अदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। किसी को आप एट सोर्स काट लेते हैं, किसी की आप गर्दन पे गोडा रख के टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स तो सब दे रहे हैं। इवन देन जो FBR के टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होते हैं। हर साल हम देखते हैं एक वो मार्जिन बढ़ता जा रहा है कि इतने से मिस कर दिए, इतने से मिस कर दी, जो चीज़ IMF को भी चुभती है और हुकूमत को भी चुभती है। अब नए इकदाम लिए जा रहे हैं। अब तो हमने ये भी देखा कुछ कमर्शियल बिजनेसेस जो हैं उनके अकाउंटों के अंदर जाके उन्होंने पैसे निकालें कि जी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो क्या आपको लगता है कि टैक्स वाला जो मसला है वो कोई भी गवर्नमेंट जो है इन पॉलिसीज़ के साथ वो ठीक कर सकती है? और ये लिंक्ड है आपकी ब्रेक से पहले वाले पॉइंट के साथ कि हेल्थ पे आप कह रहे हैं लेस दैन 1%, एजुकेशन पे लेस दैन 1% और सोशल वेलफेयर स्लाइटली मोर देन 1%। क्या इन 3 शोबों पे जब तक पैसे नहीं लगेंगे तो टैक्स की जो मद है वो बढ़ सकती है?
देखिए ये जैसे कहते हैं ना एक विशियस सा साइकिल है जिसमें हम आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती क्योंकि वो टैक्स नहीं उठा पाती, टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती, और चूँकि वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती तो वो खर्च नहीं कर पाती। तो आप इस मखमसे में फंसे हुए हैं कि इसके अंदर से निकलना कैसे। तो हमारे इस हुकूमत में भी इन्होंने शोर शराबा तो बहुत किया था कि जी अच्छा हम टैक्स को रिफॉर्म करेंगे और टैक्स की मद के अंदर हम जो कलेक्शन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। और हमने देखा कि जी एक लिहाज से जो तारीख़ी तौर पे सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट हुआ पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो तनख्वाहदार तबका है उसने एक टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा जो था वो उसने अपनी जेब से निकाल के दिया, और ये तकरीबन एक्सपोर्टर से 2 गुना ज़्यादा था। मेरे ख़्याल में जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है उससे कई गुना ज़्यादा था। तो हमारे पास बहुत सारे, और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कई गुना ज़्यादा था। तो हमारे पास जो 3-4 सेक्टर हैं इकॉनमी के, वो उनसे टैक्स कलेक्शन जो है वो कोई 3 दिहाइयाँ हो गई हैं जिनसे कोई क्या कहते हैं कोई कलेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे ख़्याल में फ़रहाद के लिए शायद पहाड़ से दूध की नहर निकालना ज़्यादा आसान था बनिस्बत हमारे FBR के लिए कि वो इनसे टैक्स कलेक्ट कर सके। ताजिर दोस्त स्कीम का जिक्र किया गया, वो साल के शुरू तक तो हमें नज़र आया कि जी अच्छा उसके ऊपर कि जी शोर शराबा बहुत था कि हम ये करेंगे इस बार हम, लेकिन वो कुछ महीनों के अंदर ये फ्लॉप हो गई तो उसका जिक्र ही नहीं हुआ फिर दोबारा। तो ये अभी अगर आप ये देखें तो देखें हमारे पास हम तकरीबन अपनी GDP का 10% हिस्सा जो है वो 9 से 10% हिस्सा जो है वो टैक्स में कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी ये जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, ये आपकी इकॉनमी के सिर्फ 50% हिस्से से होता है। तो आपकी इकॉनमी का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो टैक्स देता ही नहीं है, ठीक है। या वो एक तो वो है, मतलब इसका कोई रफ सा अंदाज़ा, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बता रहा, और मैं आपको रफ सा तखमीना उसका बता देता हूँ। वो ये है कि जी देखें 25% तकरीबन हमारा एग्रीकल्चर का हिस्सा है, वो उसमें जो बड़े ज़मींदार हैं वो टैक्स नहीं देते, ठीक है। तो हम छोटे ज़मींदारों को तो हम छोड़ देते हैं, 80% जो है वो छोटे काश्तकार हैं, उनसे तो टैक्स लेना जो है वो शायद पॉसिबल भी नहीं है, और ना ही उनकी शायद कोई इतनी इनकम ज़्यादा है। लेकिन बड़े काश्तकार जो हैं या दरमियाने काश्तकार हैं वो टैक्स नहीं देते। फिर ये कि जी रिटेल सेक्टर जो है वो भी तकरीबन इकॉनमी का, मईशत का जो दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर हैं, ये भी कोई 22-23% बनते हैं। तो ये हो गया। और फिर कुछ हिस्सा इकॉनमी का ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि नेट सब्सिडी लेता है। टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके अंदर और भी सेक्टर्स हैं जो कि तो आज लेते हैं वो नेट सब्सिडी देते हैं, यानी कि वो सब्सिडी की मद में ज़्यादा पैसे लेते हैं बनिस्बत टैक्स देने के। तो हमारे पास तकरीबन कोई आप समझ लें कि 45 से मुतात अंदाज़ा आप 45 कर लें कि जी आप कहें कि जी कोई नेट सब्सिडी टेकर नहीं है। लेकिन अगर आप वो भी शामिल कर लें सब्सिडी रिसीवर्स भी, नेट सब्सिडी रिसीवर्स भी, तो तकरीबन 45 से 50% इकॉनमी का हिस्सा जो है वो टैक्स देता ही नहीं। तो आप अगर उसको भी 10, अगर आप ये कहें कि जी बाकी इकॉनमी में से जितना आप उसको टैक्स करते हैं उस तरह से भी उसको भी बाकी 50% को भी आप टैक्स कर लें तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला, ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत किस्म का एक टॉल ऑर्डर होगा इस हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, कि वो कहें कि जी वो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो GDP के शेयर के हवाले से डबल कर ले। हमारे पास मसला ये है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा भी जो इजाफा है वो नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं हमसे हो पा रहा कि हम 10% से उसको 11% कर दें, 12% कर दें, हमसे इतनी थोड़ी बहुत भी इजाफा नहीं हो पा रहा। और आई थिंक कि उसकी एक वजह ये है कि जी हमारे पास मेरा ज़ाती ख्याल में कि हमारे पास जिस तरह हमने NFC को स्ट्रक्चर किया हुआ है वो हमें हेल्प नहीं करता कि हम पाकिस्तान के अंदर से इफ़ेक्टिवली टैक्स इकट्ठा कर सके। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि जी अच्छा जो इसमें सूबों और वफाक के शेयर के अंदर इसके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है। मैं उस नुक्ता नज़र का मैं हामी नहीं हूँ कि वो जो कहते हैं कि जी सूबों को बहुत ज़्यादा जाता है और वफाक को बहुत कम जाता है। मेरे ख़्याल में हमारे पास जो सूबों को पैसा भी जाता है उस शेयर को उतना ही रखें, लेकिन उसके अंदर एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। वो ये कि जी अगर सूबे वफाक को मदद करेंगे वफाक की टैक्स कलेक्शन के अंदर,
जो वफाक के टैक्सेस हैं उस कलेक्शन के अंदर मदद करेंगे तो इस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करें, ये एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करें, तो इसमें हमारे पास हमारे पास एक बेहतरी की उम्मीद आ सकती है कि हम जो टैक्स कलेक्शन की अपनी मशीनरी है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, हम जब 18वीं तरमीम की बात होती है, NFC अवार्ड की बात होती है, अगेन कुछ बड़े रेडिकल चेंजेस उसमें मांगते हैं। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कोई इतना रेडिकल चेंज नहीं है, लेकिन बहरहाल है वो मईशत को लेकर, पैसों को लेकर। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि जाहिर है आपने जो दो चीज़ें देखनी है, एक आपकी मुआशी ग्रोथ है और दूसरे आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, तो इनकी आपस में कोई मुताबिकत होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है। तो अगेन आपको लगता है कि सिर्फ मुआशी पॉलिसियाँ ठीक करके हम तरक्की के सफ़र पे गामज़न हो सकते हैं, या हमें साथ ही पॉपुलेशन के इशू को भी डिस्कस करना पड़ेगा? अगर दोनों तरफ बात नहीं होगी तो हम तरक्की की पटड़ी पे नहीं चढ़ सकते। ये आपने असल में मेरे ख्याल में निशस्त का सबसे अहम सवाल जो है ना अब आपने पूछ लिया, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। देखिए, पाकिस्तान की मेरे ज़ाती नाकिस राय में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क, बहैसियत एक कौम, हमें जो सबसे दो बड़े चैलेंजेस का सामना है वो, और जो हमें बेसिकली ये इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हम अगले आइंदा आने वाले सालों और दिहाइयों में हम किस सिमत जाएंगे, हम तरक्की की तरफ गामज़न हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। वो दो मसले हैं। एक मसला है आबादी का, पॉपुलेशन का, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली जो है। ये दोनों जो मसले हैं ये मेरे ख़्याल में इतने बड़े मसले हैं कि इसके सामने और जो मसाइल हैं वो बहुत फ़रोई से लगते हैं। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा कि सियासत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या कहते हैं, ये जो दो मसले हैं, इनको जब तक हम टैकल नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई लाहे अमल नहीं बनाएंगे, तो हमारी कौम के लिए, इस मुल्क के लिए तरक्की करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए उसकी एक वजह क्या है। हमने कहा कि जी 2.5% जो है वो इस पिछले माली साल के अंदर 24-25 के अंदर हुकूमत की ग्रोथ रेट, इकनॉमिक ग्रोथ रेट रही है। तकरीबन 2.5% से ही आपकी आबादी गई है। तो यानी कि आप एक और जो इकॉनमी को अब मेजर करते हैं किसी मुल्क की इकॉनमी के, वो ये कि जी पर कैपिटा इनकम उनकी कितनी है, ठीक है। तो हमारी कोई पर कैपिटा इनकम बनती है $1800-1900। तो इसका मतलब ये है कि पिछले एक साल के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है और इकोनॉमिक ग्रोथ, वो दोनों एक ही जैसी थी। तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। तो आपको अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी आबादी जो है उसको कंट्रोल करें वक्त के साथ साथ। दूसरी बात ये कि हमारे जो माहौली है, क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर हम जब तक इससे मुकाबला करने के लिए, इससे इसके ख़िलाफ़ रेजिलियंस इस्टेब्लिश करने के लिए जब तक हम पॉलिसियों पर अमल पैरा नहीं होंगे तो हमारी इकॉनमी के अंदर हमेशा ये ख़तरा रहेगा कि हम थोड़ी सी तरक्की करेंगे और कोई नागहानी आफत आ जाएगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिस तरह 2022 के अंदर सैलाब आ गए और बहुत सारे लोग एकदम से पॉवर्टी के अंदर धक्के ले जाएंगे। तो ये शॉक्स जो हैं, ये जब तक इकॉनमी जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, बिल्कुल तो तरक्की मुश्किल है। सॉरी, ख़त्म हो गया है, हुआ जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरे ख्याल में सर आखिरी जो दो बातें डॉक्टर साहब ने कर दी हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट जो है, इन चीज़ों में कोई बात नहीं करता, हम वही सियासत खेल रहे हैं। इससे जब तक निकलेंगे नहीं तो ये मसले हल नहीं होंगे। बार वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।